हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट। गाइस, हमने कल पढ़ा था एवोल्यूशन तक। हम एवोल्यूशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और एवोल्यूशन चैप्टर में हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ भी पढ़ लिया था। उसके बाद हमने मिलर एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लिया था। आज हम देखते हैं एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन कि अगर एवोल्यूशन हुई है तो उसके हमें प्रमाण क्या मिलते हैं, हमें एविडेंस क्या मिलते हैं कि जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि एवोल्यूशन हुई है इस अर्थ पे। उसके हमारे पास क्या सबूत हैं कि एवोल्यूशन अगर हुई है तो उसके हमारे पास कौन से सबूत हैं जो ये बता रहे हैं कि एवोल्यूशन हुई है। उसके कौन कौन से एविडेंस है। एविडेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस सबसे पहले हम पढ़ेंगे। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस सबसे पहले गाइस हम करेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए फॉसिल्स क्या चीज है। इसके लिए गाइस हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फॉसिल क्या होते हैं। गाइस, आपको पता होगा कि फॉसिल जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जब जब क्या होता है, पुराने जैसे डायनासोर हो गए, डायनासोर मर गए, मरने के बाद उनके ऊपर जो है उनकी कवरिंग, जैसे कि उनके ऊपर मिट्टी वगैरह पड़ गई, रॉक्स वगैरह की कवरिंग आ गई, सेडिमेंट्री रॉक्स की उनके ऊपर कवरिंग आ गई। उसके ऊपर क्या हो गया, जब डायनासोर खत्म हुए तो उसके ऊपर कोई और स्पीशीज, किसी और स्पीशीज का ओरिजिन हुआ, वो भी वहां पर रहने लगी। जब वो मर गए कोई और स्पीशीज रहने लगी तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, उस जगह को जब डिगिंग करना उन्होंने शुरू की तो डिगिंग करते करते किसी और चीज के किसी चीज के फासिल मिले, उससे नीचे आए तो उनको क्या मिले, डायनासोर का मिला, डायनासोर का स्केल्टन मिला। तो स्केल्टन क्या है, ये फॉसिल है डायनासोर का। ठीक है, ये मतलब फॉसिल क्या चीज होती है कि किसी भी पुराने जो एनिमल्स या प्लांट जो है वो मर गए हैं, उनका जो है स्केल्टन या उनका हमें वो सड़े गले जो है जमीन के नीचे से हमें मिले हैं तो उनको बोलते हैं ये फॉसिल। जैसे हम डायनासोर का स्केल्टन हमें जमीन के नीचे से मिलता है तो उसको बोलते हैं उसका डायनासोर का फॉसिल बोलते हैं। जैसे हम डायनासोर बना लेते हैं इधर, जैसे ये इस टाइप का डायनासोर होता है, ये इसकी हड्डियां होती हैं, जैसे इस टाइप का डायनासोर होगा तो ये उसका हमें उसका फॉसिल मिला। तो ये फॉसिल हमें कहां से मिला, उसके जमीन के नीचे से उसको डायनासोर का फॉसिल मिला। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो रॉक सेडिमेंट्स होते हैं इनके बीच में होते हैं फॉसिल्स होते हैं, इनके बीच में क्या होते हैं, फॉसिल होते हैं डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के। देखो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो इनके बीच में होते हैं फॉसिल होते हैं डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के, जो जो प्रोबेबली सेडिमेंट के बनने की वजह से जो एनिमल जो होते हैं वो मर गए हैं। ठीक है, जो सेडिमेंट्स के बनने की वजह से वो एनिमल मर गए हैं तो फॉसिल जो होता है वो हार्ड पार्ट है, वो क्या पाया जाता है, जो रॉक्स के बीच में पाया जाता है। जैसे उसका स्केल्टन, किसी एनिमल का स्केल्टन जो होता है वो पाया जाता है, उसी को बोलते हैं फॉसिल। और ये स्टडी जो हमें बताती है, ये स्टडी हम करते हैं जियोलॉजिकल, जब हम लाइफ स्पेन पढ़ते हैं, ये जियोलॉजिकल लाइफ स्पेन पढ़ते हैं डिफरेंट एनिमल्स या प्लांट्स का, तो वैसे हम पढ़ते हैं। देखो, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की हम स्टडी करने के लिए हमें तकरीबन तीन चार चीजें को स्टडी करते हैं। एक एक किसी भी फॉसिल की लाइफ पता करने के लिए कि ये कितना पुराना है एनिमल, या कितना पुराना है ये प्लांट, उसके लिए हम उसको स्टडी करने के लिए हमें कार्बन डेटिंग मेथड एक होता है, एक होता है कार्बन डेटिंग मेथड, एक होता है कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड जो होता है इसका हम यूज करके, कार्बन डेटिंग मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम कार्बन डेटिंग मेथड का यूज करके हम निकाल सकते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल की हाफ लाइफ कितनी होगी। मेनली कार्बन डेटिंग मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके जरिए इसके कार्बन के बीच में होते हैं आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन के, C14 कार्बन के आइसोटॉप है C14। तो C14 में क्या किया जाता है, इसकी हाफ लाइफ निकाली जाती है, किसी भी एनिमल्स की हाफ लाइफ निकाली जाती है। अगर उसके अंदर कार्बन 14 के आइसोटॉप अगर ज्यादा होंगे तो कार्बन जो है वो हो गया, वो निहा हो गया, वो जो प्लांट या एनिमल जो है वो उसकी एज जो है वो कम ही है, लेकिन वो मतलब इतना ज्यादा पुराना फासिल नहीं है। लेकिन जिसके अंदर ऐसा प्लांट या एनिमल जो होता है जिसके अंदर कार्बन, मतलब देखो कि हर चीज के अंदर कार्बन होती है,
कार्बन जो है बिल्डिंग ब्लॉक है, हर चीज के अंदर कार्बन कार्बन होती है। तो कार्बन अगर जिस प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर कार्बन जो है वो अगर ज्यादा पाई जाएगी, तो उस प्लांट या एनिमल जो होगा उसका लाइफ जो होगा या उसका हाफ लाइफ जो होगा वो जो है ज्यादा होगा। अगर उसका कार्बन उसके अंदर थोड़ी क्वांटिटी में या कार्बन के आइसोटॉप थोड़े होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो एनिमल या प्लांट बहुत पुराना है। ठीक है। तो हमें ये बताने की पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में हमें बताने की क्या कोशिश कर रहा है, जैसे हमें हमें पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में आर्चियोट्रैक्स आर्चियोट्रैक्स के फॉसिल मिले थे, या हमें डायनासोर के फॉसिल मिले। तो डायनासोर के हमें अगर जमीन के नीचे से फॉसिल मिले 240 मिलियन साल पहले हमें डायनासोर के फॉसिल मिले, तो ये चीज हमें ये इस चीज की तरफ इशारा कर रही है, ये या ये डायनासोर के फॉसिल हमें इस चीज की तरफ इशारा कर रहे होंगे कि हो न हो इन्हीं डायनासोर के बीच में एवोल्यूशन होने की वजह से जो है, ये डायनासोर के बीच में एवोल्यूशन होने की वजह से ही इंसान बने, या डायनासोर से ही, जब डायनासोर के ऊपर, या ऐसा कहा जाता है कि डायनासोर के ऊपर एस्टेरॉयड गिरा था जमीन आसमान से, तो क्या हो गया था, वो सारे डायनासोर मर गए थे। तो उसके बाद कुछ और जो छोटे एनिमल्स थे वो क्या होंगे, वो बच गए थे, तो वो एनिमल से आगे जो डाइवर्सिटी जो है चली थी। या ये मान सकते हैं कि उन्हीं डायनासोर से, वो डायनासोर से ही आगे दूसरे जो छोटे एनिमल्स है उन्हीं की एवोल्यूशन होने की वजह से उनसे बने हों। जैसे इसमें एक लेमार्क था, लेमार्क की हम थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा आपको उसका हिंट दे देता हूँ। जैसे लेमार्क की थ्योरी ये कहती है कि सबसे पहले क्या होते थे, कि उसने एग्जांपल दी थी जिराफ की। उसने बोला था कि सबसे पहले क्या थे, छोटे जिराफ थे। जिराफ जो होते थे वो छोटे छोटे होते थे, और वेजिटेशन बहुत थी, ग्रास वगैरह। और ये जो जिराफ थे ये घास खाते होते थे, ये जिराफ जो थे ये ग्रास खाते थे। ये क्या खाते थे, ग्रास खाते थे। और एक टाइम ऐसा आ गया कि ये इन्होंने ग्रास सारा खत्म हो गया, ये इन्होंने ग्रास खा लिया। तो जब जब ग्रास सारा खत्म हो गया, तो इनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। तो तब प्लांट्स थे, प्लांट के जो नीचे नीचे जो वेजिटेशन थी, जो नीचे एरिया में वेजिटेशन थी, जहां तक ये जिराफ पहुंच सकते थे वहां तक तो इन्होंने खा ली। अब जो प्लांट के ऊपर उपले हिस्से में जो वेजिटेशन थी, वो जिराफ को कैसे मिली। जिराफ की जो गर्दन थी वो छोटी थी, तो जिराफ ने क्या किया, लटकने की कोशिश की। लटक के जो क्या करने की कोशिश की कि प्लांट पर से अपनी वेजिटेशन खाने की कोशिश की, या बड़े बड़े ट्रीज से अपनी वेजिटेशन को इसने जिराफ ने खाने की कोशिश की। तो फिर ये क्या हुआ कि जो ऐसे जिराफ जो यहाँ से अपनी वेजिटेशन खा पाए या वेजिटेशन ले पाए, उन्होंने क्या किया, सर जिनने कोशिश की, और कोशिश करने की वजह से अपनी वेजिटेशन यहाँ के कोशिश करने की वजह से क्या हुआ कि लेमार का ये कहना था कि जिराफ की गर्दन लंबी होगी। जिराफ जो है एक से दो या दो तीन स्पीशीज में जो के जिराफ जो थे, उन्हें कोशिश की वहां से वेजिटेशन खाने की कुछ प्लांट से, तो उसकी वजह से जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। तो जिन जिराफ की गर्दन लंबी हो गई उन्होंने तो अडेप्ट कर लिया, उनको तो अपनी खुराक मिल गई, और उनसे नई नई आगे स्पीशीज जिराफ की बन गई। लेकिन जो जिन जिराफ ने कोशिश भी नहीं की, और जिनकी उनकी जो है गर्दन छोटी रह गई, और वो जिराफ जिराफ जो है वो अडाप्ट नहीं कर पाए, उनको वेजिटेशन अपनी मिल नहीं पाई, तो वो जिराफ जो है खत्म हो गए। यही चीज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस यही कहने की कोशिश कर रहा है कि हो न हो जैसे डायनासोर है, तो डायनासोर का हमें फॉसिल्स अगर जमीन के नीचे से मिल रहे हैं, तो हो न हो ये हो सकता है कि डायनासोर से ही तो इंसान बने हों, या डायनासोर से ना भी बने हों तो किसी और एनिमल से बने हों। जैसे एप, बंदरों से इंसान बने, वो हम ओरिजिन ऑफ मैन में जो पढ़ेंगे कि किस तरीके से आया था सबसे पहला इंसान, जो रोमापैथिकस था, फिर ड्रायोपैथिकस कैसे बना, फिर होमो सैपियन, ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे गाइज। अब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के प्रमाण हमें उसके लिए हम एक होमोलोगस आर्गन पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस को पढ़ने के लिए। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में सिंपली यह है, जो हमें जमीन के नीचे से फॉसिल्स मिले हैं, उनको देखकर हम क्या गैस कर सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा एनिमल्स रहा होगा, उसके बाद कौन सा बना होगा, उसके बाद कौन सा बना होगा। बस यही है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस इन सिंपल, कि पैलेंटोलॉजिकल स्टडी में हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें एक चीज रहती है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में, एक होमोलोगस और एनालोगस आर्गन हम पढ़ेंगे। पहली चीज है होमोलोगस आर्गन, कि होमोलोगस आर्गन क्या होता है। होमोलोगस आर्गन क्या होता है, कि होमोलोगस आर्गन ऐसे आर्गन होते हैं जो प्रीफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन, प्रीफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन, लेकिन उनका ओरिजिन सिमिलर होता है, और उनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है, उनको होमोलोगस आर्गन बोलते हैं। क्या ऐसे आर्गन जिनका फंक्शन तो अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका ओरिजिन भी सेम है और इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, मतलब वो एक ही चीज से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है। और उनका फंक्शन भी एक ही जैसे कर रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमंस की, चीता की, और बैट की, और वेल्स की, और वेल्स की।
इनमें सिमिलरिटी है पैटर्न की जैसे कि हम इंसान है, हमारे अंदर है फोर लिम्स। हमारे अंदर फोर लिम्स क्या है? हमारे हाथ हैं। तो देखो हमारे फोर लिम्स जो हमारे हाथ है, हम इनका क्या काम करते हैं? हम इनसे खाना खाते हैं हम इनसे। तो इस तरीके से ये देखो कि चीता है, चीते के फोर लिम्स है। तो ये इनसे क्या करता है? हम ही चीता इनसे क्या करता है? हम इनसे खाना खाते हैं, जो हमारे हाथ है फोर लिम्स है। चीता इनसे क्या करता है? चीर फाड़ का काम करता है। उसका भी सेम, उसका भी ओरिजिन तो सेम है, स्ट्रक्चर भी हमारे हाथ के जैसा ही मिल रहा है, लेकिन हम अपने हाथ से देखो चीर, हम किसी एनिमल को पकड़ के फाड़ थोड़ी सकते हैं। हमारे अंदर इतने नेल्स जो है अडाप्ट, हमारे अंदर इतने इस टाइप्स के नेल्स नहीं होते। देखो जब चीता जो हो गया या लाइन जो हो गया, उसके हाथ जो होते हैं वो क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं किसी भी एनिमल्स को, और वो क्या करते हैं? फाड़ देते हैं उसको सेंटर में से। मतलब इस तरीके से चीर फाड़ने का काम करते हैं। तो हमारे हाथ जो है वो काम नहीं है, लेकिन ओरिजिन सेम ही है। और उनका, हमारा भी हमारा ओरिजिन जो है वो सेम है, लेकिन फंक्शन अलग है। उस देखो कि चीते का अलग फंक्शन है उसके होमोलोगस ऑर्गन का, और हमारे जो हाथ है उनका अलग फंक्शन है। जैसे इस तरीके से बैट, जो चमगादड़ हो गया, उसके जो है उसके होमोलोगस ऑर्गन है, उनका डिफरेंट फंक्शन है। व्हेल्स व्हेल्स जो होते हैं, इसके जो फोर लिम्स होते हैं, इनका अलग फंक्शन होता है। ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि होमोलोगस ऑर्गन के में फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट करते हैं, लेकिन इनका ओरिजिन भी सेम होता है और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरली ये सेम होते हैं। जैसे चीता के भी फोर लिम्स होते हैं, इंसानों में भी फोर लिम्स होते हैं, बैट्स में भी फोर लिम्स होते हैं, और इनका फंक्शन सेम है। लेकिन ये क्या करते हैं, इनके ये प्रीफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन, लेकिन ओरिजिन इनका सेम है। ठीक है, इनके फोर लिम्स जो होते हैं वो प्रीफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि इंसान के फोर लिम्स जो होते हैं वो अलग फंक्शन, अलग काम प्रीफॉर्म करते हैं। देखो बैट के फोर लिम्स जो होते हैं वो उसको क्या करते हैं कि चीज को पकड़ने में हेल्प करते हैं। जैसे अलग फंक्शन होते हैं। वेल्स के जो आगे फ्लिपर्स वगैरह होते हैं फोर लिम्स के तौर पर, वो उसका उनका अलग काम है, उनको ये तैरने में काम मदद करते हैं। इंसानों के जो फोर लिम्स है वो कुछ और काम के होते हैं। जो चीता के फोर लिम्स होते हैं वो कुछ काम और काम के होते हैं। देखो काम अलग अलग है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर से जो है, ओरिजिन जो हो गया वो सेम हो गया। ठीक है, और और इनके ये स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि अडेप्टेशन की वजह से। अडेप्टेशन मतलब क्या होता है? अपनी जरूरतों के मुताबिक ये अडाप्ट करते हैं अपने फोरलिम्स को। ठीक है, इस चीज को भी बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इस चीज को जो अपनी जरूरत के मुताबिक अपने फोरलिम्स को अडाप्ट जो करते हैं एनिमल्स होमोलोगस ऑर्गन में, इस चीज को बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। ये हम आगे सीखेंगे डाइवर्जेंट क्या होता है, एवोल्यूशन क्या होता है। दूसरी चीज है एनालॉगस ऑर्गन। दूसरी चीज गाइस हम पढ़ेंगे, दूसरी चीज हम पढ़ेंगे एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है? एनालॉगस गाइस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो एनाटॉमिकली सिमिलर होते हैं, ऑर्गन होते हैं, लेकिन प्रीफॉर्म करते हैं डिफरेंट। सिंपल ये चीज याद रखो कि जो होमोलोगस ऑर्गन थे वो जो था उनको स्ट्रक्चरली जो थे वो उनका सेम ओरिजिन था, लेकिन प्रीफॉर्म करते थे वो डिफरेंट फंक्शन। ये जो एनालॉगस ऑर्गन है इनका डिफरेंट ओरिजिन है, लेकिन ये प्रीफॉर्म जो फंक्शन जो प्रीफॉर्म करते हैं वो सेम करते हैं। मतलब जो होमोलोगस था वो इसका उलट हो गया, जो हम होमोलोगस पढ़ते हैं एनोलोगस उसका उलट हो गया। वो जो ओरिजिन उनका क्या था, होमोलोगस में ओरिजिन सेम था, लेकिन ओरिजिन और स्ट्रक्चरली वो सिमिलर थे, लेकिन परफॉर्म करते थे डिफरेंट फंक्शन। लेकिन एनोलोगस में ये क्या थे? एनोलोगस में कौन से एनिमल्स होते हैं जो स्ट्रक्चरली या जिनका ओरिजिन डिफरेंट होता है, लेकिन वो परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि बर्ड्स के विंग्स होते हैं, देखो विंग्स ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं वो देखो कि वो किस चीज के बनते हैं। और दूसरी चीज वो बर्ड्स ऑफ जो इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं, इंसेक्ट्स के विंग्स, इंसेक्ट्स ऑफ जो, जो विंग्स जो होते हैं इंसेक्ट को, देखो बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं उनमें क्या चीज होती है? उनमें बोन्स होती हैं, उनमें फीदर्स होते हैं, पर होते हैं उनके अंदर।
उनके अंदर पर, लेकिन इंसेक्ट के अंदर जैसे बिल्कुल एक कागज टाइप के विंग्स होते हैं, जैसे बटरफ्लाई में आपने देखा होगा बिल्कुल कागज टाइप के विंग्स होते हैं। लेकिन बर्ड्स के भी जो विंग्स होते हैं ये उड़ने के काम आते हैं, और इंसेक्ट्स के भी जो होते हैं विंग्स जो होते हैं वो उड़ने के काम आते हैं। दोनों चीजें उड़ने के काम आ गई, लेकिन स्ट्रक्चरली ये चीजें डिफरेंट है। स्ट्रक्चरली जो होते हैं वो बर्ड्स के विंग्स किसी और चीज से बने हुए हैं, इंसेक्ट के विंग्स जो होते हैं ये किसी और चीज से बने होते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चरली और ये जो होते हैं, लेकिन प्रीफॉर्म स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट है किसी और चीजों से। बर्ड्स के विंग्स और चीज से बने हुए हैं, इंसेक्ट के विंग्स किसी और चीज से बने हुए हैं, लेकिन ये दोनों चीजें उड़ने में मदद करती हैं, दोनों चीजें उड़ने में मदद करती हैं। इसलिए इस चीज को बोलते हैं एनालॉगस आर्गन। एनालॉगस आर्गन वो होते हैं जो स्ट्रक्चरली और ओरिजिन उनका जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन परफॉर्म करती है सिमिलर फंक्शन, परफॉर्म करती है सिमिलर फंक्शन। क्योंकि इसमें भी वही चीज होती है कि ऐसी चीजें जिनमें इनमें इडाप्टेशन सिमिलर होती है, इन चीजों में इडाप्टेशन सिमिलर होती है। इडाप्टेशन मतलब दोनों चीजें उड़ने में काम करती हैं। तो इस मोड ऑफ एवोल्यूशन को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। हमने पीछे पढ़ा था होमोलोगस ऑर्गन में क्या होती है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होती है, और एनालॉगस ऑर्गन में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होती है। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं, बायोकेमिकल एविडेंस क्या बोलते हैं कि इंसानों का ओरिजिन जो होता है, पहले इंसान की कोई किसी और टाइप्स में थे, पहले इंसान बैक्टीरिया, जैसे हमने पढ़ा था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में ओपेरन और हेल्डन ने ये प्रूव किया था कि सबसे पहले जो सेल बना था वो सेल बैक्टीरिया की फॉर्म में था, कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया था। उसके बाद इतनी बड़ी डाइवर्सिटी का जन्म हो गया, या इतनी बड़ी डाइवर्सिटी बन गई, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी बन गई। तो हम ये पढ़ेंगे कि हमने इसके लिए पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस तो पढ़ लिए कि जमीन के अंदर जो फॉसिल्स थे उनमें क्या हुआ, कि फॉसिल्स जो थे वो उनको हमने जमीन के अंदर से निकाला और देखा कि सबसे पहले हमें इस चीज के फॉसिल मिले, उसके बाद हमें किसी और चीज के फॉसिल मिले, उसके बाद हमें किसी और चीज के फॉसिल मिले। यही हुआ। और जैसे कि हमें उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी आर्चियोट्रैक्स के। आर्चियोट्रैक्स क्या चीज होती है, आर्चियोट्रैक्स एक ऐसी चीज होती है जो फिश के जैसे भी मिलती है, और आर्चियोट्रैक्स हमने पढ़ा था सब उसमें पढ़ा था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में आर्चियोट्रैक्स को। आर्चियोट्रैक्स जो होती है ये कनेक्टिंग लिंक होती है, कनेक्टिंग लिंक जो होती है ये बर्ड्स और मेमल्स के जैसे होते हैं। ये बर्ड्स भी के टाइप की भी दिखती थी और मेमल्स के जैसे ही दिखती थी। तो ये इसका या ये थोड़ी मछली के टाइप की थी, थोड़ी ये मेमल्स के टाइप की थी आर्चियोट्रैक्स। तो ये भी बोल सकते हैं कि इनका सेम एवोल्यूशन हुई होगी, या पहले जो होंगे वो फिशेस वगैरह बनी होंगी, और फिशेस वगैरह बनने के बाद जो थी क्या होगी कि फिशेस वगैरह बनने के बाद जो होंगी ये रेप्टाइल बनी होंगी। ये कहता है कि ये आर्चियोट्रैक्स जो मिली थी, इसका जो फॉसिल मिले थे जो थे ये फिश के जैसे कुछ मिलती थी, और कुछ जो होती ये क्या रेप्टाइल के जैसे मिलती थी आर्चियोट्रैक्स। तो ये भी बोल सकते हैं हम कि जो आर्चियोट्रैक्स थी जो कनेक्टिंग लिंक था फिशेस और ये रेप्टाइल्स के बीच में, ये भी वो बोल सकते हैं हम। तो ये मतलब ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के, पहले हमें किसी और चीज के फॉसिल मिले, किसी और के मिले, फिर किसी और के मिले। तो ये चीज ये कहने की कोशिश कर रही है कि पहले किसी और चीज का एवोल्यूशन हुई होगी, उसके बाद किसी और की हुई होगी, उसके बाद किसी और की हुई होगी, या उसके बाद एक चीज से कोई और चीज बनी होगी, उसके बाद कोई और बनी होगी। इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस क्या कहते हैं कि जो सिमिलरिटी होती है प्रोटीन्स और जीन्स में, जो प्रीफॉर्मिंग एक गिवन फंक्शन, मतलब को जो प्रीफॉर्म करते हैं एक गिवन फंक्शन। कहने का मतलब ये है, जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, जो ह्यूमंस है इनके अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं, ह्यूमंस के अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर, प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर भी प्रोटीन्स होती हैं, जीन्स होता है, डीएनए होती है प्रोटीन्स प्लस जीन्स, प्रोटीन प्लस जीन्स होती है। मेम उसके बाद हम देख लेते हैं, बर्ड्स के बाद हम देख लेते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर भी प्रोटीन्स और डीएनए होता है बिल्कुल होता है। तो ये चीज इस चीज की तरफ इशारा कर रही है कि हो न हो, अगर ह्यूमंस के अंदर भी प्रोटीन और डीएनए है, बर्ड्स के अंदर भी प्रोटीन और डीएनए है, रेप्टाइल्स के अंदर भी प्रोटीन और डीएनए है, तो अगर सब चीजों के अंदर सब चीजें प्रोटीन और डीएनए से बनी हुई हैं, तो ये इस चीज की तरफ भी तो ये चीज इशारा कर सकती है कि ये जो प्रोटीन्स और डीएनए अगर ह्यूमंस के अंदर भी हैं, बर्ड्स के अंदर भी हैं, रेप्टाइल्स के अंदर भी हैं, तो ये सब चीजें एक ही चीज से बनी हुई है।
ये भी तो हो सकता है। तो ये हमें बायोकेमिकल एविडेंस बोलने की कोशिश कर रहा है कि सभी हर चीज के अंदर, इस अर्थ पे, प्लेनेट पे जो भी चीजें हैं उनके अंदर प्रोटीन और डीएनए है। अगर जैसे मान लेते हैं कि रेप्टाइल्स के अंदर प्रोटीन डीएनए है, उसके बाद बर्ड्स के अंदर प्रोटीन और डीएनए मिला हमें, बर्ड्स के बाद ह्यूमंस के अंदर प्रोटीन और डीएनए मिला, तो ये हो सकता है कि पहले आए होंगे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से जो मेमल्स बन गए होंगे, तो मेमल से पहले बर्ड्स आए होंगे, तो इन सबका ओरिजिन सेम है, एक किसी एक चीज से ये बने हैं। ये भी तो कहने की कोशिश कर सकता है ये, या ये जो है बायोकेमिकल एविडेंस ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज के अंदर प्रोटीन और डीएनए है, तो इसका मतलब ये है कि सारी चीजें एक ही चीज से बनी हो सकती है। ये भी है। या एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एवोल्यूशन कैसे होती है। नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि जब हम एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन जो है, इस पॉइंट को हम क्लियरली पढ़ लेंगे जब हम एक चीज को पढ़ेंगे जिस चीज का नाम है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जब हम डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कर लेंगे गाइज, तो हमें क्लियर कट कंसेप्ट पता चल जाएगा एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन की, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा किस तरीके से एवोल्यूशन होती है। ठीक है, आज हम थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है, लेकिन इसको हम अगले, जब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे डार्विन थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन, अगली पीपीटी में जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको बिल्कुल डिटेल से कर लेंगे। एवोल्यूशन बाय नेचर सिलेक्शन ये क्या होता है, एवोल्यूशन बाय नेचर सिलेक्शन, कि जो ये हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। देखो एक चीज देखो, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म मतलब एक केस, ये इंग्लैंड में ये केस हुआ था। ये केस जो था ये इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था गाइस। इंग्लैंड में क्या हुआ था 1850 में क्या हुआ था, सिंपल ये इंग्लैंड में हुआ था कि एक ग्रे कलर के मोथ्स थे। कौन से थे? एक ग्रे कलर के मोथ्स थे, एक ब्लैक कलर के मोथ थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गई। अर्ली 19 सेंचुरी तक क्या हुआ था कि अर्ली 19 सेंचुरी तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं थी, इतनी इंडस्ट्रीज बनी हुई नहीं थी, लेकिन 19 सेंचुरी के मिड में क्या होगी, इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई। जब 19 सेंचुरी के मिड में इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई, तो ग्रे कलर जो थे फॉर्म, या ग्रे कलर मोथ जो थे वो क्या होना शुरू हो गए, वो कम होना शुरू हो गए। वो कम किस वजह से होना शुरू हो गए, मतलब 19 सेंचुरी तक तो ये था कि जो ग्रे कलर के मोथ थे वो पाए जाते थे, और डार्क कलर के मोथ का मतलब यही हो गया कि फ्री टाइप की है, उसको मक्खी समझ लो। एग्जाम्पल यही समझ लो कि 19 सेंचुरी तक इंग्लैंड में 1850 में ऐसी रेवोल्यूशन आई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई थी, तकरीबन 18 और 19 सेंचुरी से पहले जो थे सिर्फ ग्रे कलर के मोथ थे। तो 19 सेंचुरी में ऐसा हुआ था कि 19 सेंचुरी में ये चीज हो गई थी कि जो 19 सेंचुरी में ये चीज हो गई थी कि ग्रे कलर के मोथ जो थे वो कम होना। 19 सेंचुरी पहले ग्रे कलर के मोथ थे, लेकिन 19 सेंचुरी में ग्रे कलर के मोथ कम होना शुरू हो गए थे, तो डार्क कलर के मोथ जो थे वो बढ़ गए थे। वो किस वजह से बढ़ गए थे कि ग्रे कलर मोथ जो थे वो ट्री की ट्रंक पर पाए जाते थे, ट्री जो था उसके तने पर पाए जाते थे, उसके ऊपर जो थे वो लाइकन्स थे, उसके ऊपर लाइकन थे, तो लाइकन की वजह से ये बच जाते थे, लाइकन की वजह से ये जो अपने एनिमी से वो बच जाते थे। लेकिन तकरीबन 1920 में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई, तो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट होने की वजह से लाइकन जो थे वो मर गए। इंडस्ट्रीज का धुआं लाइकन्स पर पड़ा, तो लाइकन जो थे वो मर गए, लाइकन जो थे वो मर गए, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज का धुआं उनके ऊपर पड़ने लगा, इंडस्ट्रीज का धुआं पड़ने लगा, तो वो मर गए लाइकन। तो लाइकन की वजह से तो बर्ड्स जो थे वो, मोथ जो थे वो येलो कलर के मोथ वो सामने सामने दिखने लगे, तो बर्ड्स ने जो सारे मोथ को खा लिया, सपोर्ट कर लिया, और बर्ड ने इन मोथ जो इनको खा लिया, और ग्रे कलर के मोथ जो थे वो उनको बर्ड्स ने खा लिया, और जिसकी वजह से पीछे क्या बच के डार्क कलर के मोथ, यही पीछे क्या बच गए, डार्क कलर के मोथ बच गए। और तब क्या होता था, और तब क्या होता था कि डार्क कलर ग्रे कलर के मोथ जो थे वो बच गए, तो ट्रीज जो थे उनके ट्रंक पर जो थे ग्रे कलर के मोथ जो थे सारे खत्म हो गए, और उसके बाद उनके ग्रे कलर के मोथ को किसने क्या कर लिया, उसकी जगह डार्क कलर के मोथ आस्ते 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 इंक्रीज हो गया अपने नंबर में, तो बाद में वो मेजोरिटी में हो गए, और ग्रे कलर के मोथ जो थे वो बिल्कुल खत्म कर लिए। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नेचर ने सिलेक्ट किया, नेचर ने
किस चीज को सिलेक्ट किया नेचर ने ये इस चीज को सिलेक्ट किया कि नेचर ने ग्रे कलर के मोथ को सारे को खत्म कर दिया और डार्क कलर के मोथ को ले आया। और क्यों ले आया? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई, इंडस्ट्रियां जब नहीं थी तो ग्रे कलर के मोथ बहुत थे, क्योंकि ग्रे कलर के मोथ ट्री की ट्रंक पर होते थे और उसके ऊपर क्या थे, उसके ऊपर लाइकेंस कवर थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई तो लाइकेंस सारे मर गए, क्योंकि लाइकेंस क्या, क्योंकि वो धुआं जो था, इंडस्ट्रीज के धुएं की वजह से लाइकेंस, सभी की मैक्सिमम लाइकेंस या सभी लाइकेंस की डेथ हो गई, जिसकी वजह से ग्रे कलर के मोथ या ग्रे कलर की फ्लीज जो थी वो सामने सामने ट्री की ट्रंक पर दिखने लगी। और बार्ड्स जितने भी थे, बार्ड्स ने क्या किया, ग्रे कलर की मोथ को खा लिया। ग्रे कलर की जो मोथ थी उनको ईटन खा लिया उनको, ठीक है, उनको खा लिया। तो पीछे क्या बच गई, ग्रे कलर की मौत सभी खा गई, और पीछे क्या बच गई, डार्क कलर की मौत, क्योंकि उनका कलर ही डार्क था तो वो बर्ड्स को दिखती ही नहीं थी। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, आस्ते 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 वो जो थे नेचर ने उनको सिलेक्ट किया, और जो थे उनको दूसरे वाले जो थे ग्रे कलर की मौत जो थी वो खाने हो गई, तो उनको नेचर ने रिजेक्ट कर दिया। और डार्क कलर की जो मौत थी उनको नेचर ने क्या कर दिया, नेचर ने उनको एक्सेप्ट किया, और आगे जो है पॉपुलेशन जो होती है वो ग्रे कलर डार्क कलर की मौत की बढ़ी। तो ये चीज कहने की कोशिश कर रहा है कि नेचर चाहती है जिस चीज को रिजेक्ट करती है, नेचर चाहती है जिस चीज को एक्सेप्ट करती है। और नेचर की जो सिलेक्शन, नेचर क्या करती है, किसी जिस चीज को रिजेक्ट करती है उसकी स्पीशीज जो होती है वो पूरी खत्म हो जाती है, और जिस चीज को क्या करती है, आके लाती है, उस चीज की जो है एवोल्यूशन, उस चीज की एवोल्यूशन होती है, या उस चीज को क्या कहती है, जो चीज उस इन्वायरमेंट के हिसाब से बेटर फिट होती है, उसको क्या है, नेचर सेलेक्ट करती है, और नेचर वो चीज जो है आगे अपनी जनरेशन जो है वो बढ़ाती है। तो गाइज आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, एवोल्यूशन बाई एंथ्रोपोजेनिक काजेज, और इसके बाकी काजेज हम कल पढ़ेंगे। कल पढ़ने के बाद हम आगे करेंगे, डार्विन थ्योरी भी करेंगे और लेमार्क की थ्योरी भी करेंगे। सो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो आपको इससे भी अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आ सकते हो। वहां पर हम हमारे सीबीएसई जेके बोर्ड के और नीट के बैच भी शुरू हुए हैं, तो हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो आप अगर आपको यहाँ से इससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आ सकते हो। थैंक यू गाइज।